Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, hope you all are fine by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala. Today, inshallah ta'ala, we are going to start equation of motions from the chapter number 2. And today, inshallah, we will solve the first equation of motion. First equation of motion, second या third, इनमें से कोई भी equation आपने solve out करनी हो, इससे पहले आपको अपना जो स्पीड टाइम ग्राफ है उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो हमने अपने प्रीवियस लेसन के अंदर जो है उनको डिस्कस किया था। आज हम सिर्फ़ और सिर्फ डिस्कशन करेंगे अपनी स्पीड टाइम ग्राफ से रिलेटेड, और साथ ही साथ जो अपनी डेरिवेशन है उसको हमने सॉल्व आउट करना है, और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है उसको इंशाल्लाह फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को सॉल्व करने के लिए जिस टाइम ग्राफ की आपको ज़रूरत है वो हमारे पास है स्पीड टाइम ग्राफ। और स्पीड टाइम ग्राफ से रिलेटेड हमेशा आपने टाइम जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है उसको एक्स एक्सिस पर आपने नोट डाउन करना है, और जो स्पीड या फिर कोई भी डिपेंडेंट क्वांटिटी होगी उसको वाई एक्सिस पर नोट डाउन करना है। और इस तरह से आपके पास स्पीड टाइम का रिलेशन शो करने के लिए जो ग्राफ है वो आपके सामने ड्रॉ हो जाएगा। यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन हमने क्योंकि फाइंड आउट करनी है, तो इसका मतलब ये है कि हमें मोशन को डिस्कस करना है। अब कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा होगा वो हमेशा किसी ना किसी इनिशियल पॉइंट से ही स्टार्ट करेगा। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट करे तो इसका मतलब है कि उसकी वेलोसिटी इनिशियल होगी तो वो मूव करना शुरू करेगा। स्टूडेंट, अगर तो ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल वेलोसिटी के साथ, यानी अपनी वेलोसिटी को चेंज ना करे और उसी वेलोसिटी के साथ कॉन्टिन्यूसली मूव करता रहे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपकी जो स्पीड टाइम ग्राफ पर बार या लाइन है वो इस तरह से स्ट्रेट बनती है, जिसे हम कहते हैं जी कांस्टेंट वेलोसिटी या कांस्टेंट स्पीड। लेकिन क्योंकि यहाँ पर हमारे पास हम कंसिडर करेंगे कि एक ऑब्जेक्ट इनिशियल वेलोसिटी से स्टार्ट हो रहा है और कॉन्टिन्यूसली आहिस्ता आहिस्ता यूनिफॉर्म वेलोसिटी को अटेन करते हुए एक फाइनल वेलोसिटी तक पहुंचता है, और क्योंकि इनिशियल और फाइनल में इंक्रीज आ रहा था, इट्स मीन्स के चेंज ऑफ वेलोसिटीज हमारे पास यहाँ पर मिल रही थी, तो उन चेंज ऑफ वेलोसिटी की वजह से हमारे पास एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, जो कि इस फॉर्मूले से इजीली डिस्कस किया जा सकता है। लेकिन यही फॉर्मूला हमारे पास किस तरह से बना था एक्सीलरेशन का, आज इसको भी डिस्कस करना है। और क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी इसी फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड करती है, तो आपको दोनों चीज़ों का पता चल जाएगा कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे बनी और हमारा ये फॉर्मूला किस तरह से ड्राइव आउट हुआ। तो सबसे पहले नंबर पे स्टूडेंट्स, अपनी इक्वेशन ऑफ मोशन को और ग्राफ को समझते हुए डेरिवेशन करने के लिए आपको कुछ एजम्पशंस जो हैं वो लाजमी तौर पर जहन में रखनी पड़ेंगी, जो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन भी कर दी हैं। सबसे पहले नंबर पे स्टूडेंट्स, कि आप अपने टाइम ग्राफ के ऊपर जो डिस्कशन करेंगे उसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हो, सर्कुलर पाथ के अंदर या रोटेटरी मोशन, इस तरह की कोई अदर मोशन जो है वो ना हो। क्लियर? ताकि हमारे पास एक यूनिफॉर्म जो वेलोसिटी है वो हमें मिल सके। अच्छा, बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन। सेकंड है स्टूडेंट कि अब हमारे पास बॉडी मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब होता है? जब इक्वल चेंज ऑफ वेलोसिटीज आ रहा हो इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो थी, यानी इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और फर्दर फिर हमारे पास वो उसके भी हमने इक्वल पार्ट्स बनाना शुरू कर दिए, यानी कि इक्वल वेलोसिटी का चेंज भी आना शुरू हो गया। ठीक है, तो हमारे पास एक फाइनली यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मिलेगा। हम इसी को डिस्कस करेंगे। थर्ड और लास्ट पॉइंट हमारा ये है स्टूडेंट्स कि हम अपनी इस इक्वेशन ऑफ मोशन की डिस्कशन के दौरान, क्योंकि और भी बहुत से ऐसे सिनेरियोज हैं जिनको डिस्कस किया जा सकता है, लेकिन हमने जिन चीज़ों को जहन में रखना है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास होंगे डिस्टेंस, टाइम, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी। वेलोसिटी में इनिशियल वेलोसिटी भी हो सकती है, फाइनल वेलोसिटी भी हो सकती है, इसी तरह एरिया और एक्सेलरेशन। ये कुछ हमारे पास बेसिक चीज़ें हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड को हमने अपने जहन के अंदर रखना है, और इनको जहन में रखते हुए हम अपनी फर्दर डेरिवेशन जो है वो फाइंड आउट करेंगे या सॉल्व आउट करेंगे। सबसे पहले नंबर पे स्टूडेंट्स, मैंने ऑलरेडी कुछ चीज़ें मेंशन कर दी हैं, इसी तरह टाइम ग्राफ भी बना दिया है ताकि हम अपने टाइम को भी थोड़ा सा सेव कर सकें। यहाँ पर
इस टाइम ग्राफ में हम कुछ अपने पॉइंट्स जो हैं उनको मार्क कर चुके हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा ओरिजिन पॉइंट O से मार्क्ड है, इनिशियल वेलोसिटी जहाँ से ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू करता है उसको A पॉइंट से मार्क किया, और ये जिस तरह से इंक्रीज करती रही और एक फाइनल पॉइंट तक पहुंची, उस फाइनल पॉइंट को हम कहेंगे जी हमारी फाइनल वेलोसिटी है, और उसको हमने B पॉइंट से मेंशन किया। दूसरी बात, आपको स्टूडेंट्स हमेशा पता है कि जब भी हमारे पास किसी भी ग्राफ के ऊपर एक स्लोप बनती है, स्लोप के लिए दो चीज़ें हैं जो हम लाजमी तौर पर यूज़ करते हैं। सबसे पहले नंबर पे टेंजेंट थीटा, ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होती है हमारे स्लोप लाइन के लिए, और इसी के साथ हम हमेशा अपनी इस तरह की फोर्स को, लाइन को, एक्सेलरेशन को, किसी भी चीज़ को उसके फर्दर किसमें कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं, रिजॉल्व कर देते हैं उसको इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स के अंदर। और परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हमारे पास 2 डायमेंशंस के अंदर, जब हम लीनियर मोशन की बात करते हैं बेटे तो 2 ही होते हैं, या एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस। इन दैट केस के अगर हम एंगुलर मोशन की बात कर रहे हो या 3 डायमेंशन की बात कर रहे हो, तो उस वक्त फिर हमारे पास जो हमारे एक्सीलरेशन या फोर्सेज हैं हम उनको 3 डायमेंशन यानी कि 3 एक्सिस के अंदर डिवाइड करते हैं, एक्स, वाई एंड जेड के अंदर। यहाँ पर क्योंकि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 डायमेंशन है तो हम इसके 2 ही परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ड्रॉ करते हैं। परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास ये इसका x कंपोनेंट है और ये इसका y कंपोनेंट है। यहाँ तक इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक यानी A से C ये हमारा हॉरिजेंटल कंपोनेंट है किसका, इस एक्सीलरेशन वाली स्लोप लाइन का। और इसी तरह से C से B तक की ये वाली जो परपेंडिकुलर लाइन है ये हमारे पास इसका y एक्सिस का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। और किस चीज़ का ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, एक्सेलरेशन A का। तो ये कुछ एजम्पशंस हैं जिनको हमने साथ ही साथ जहन में रखनी है। फिर इस ग्राफ को और डायग्राम को देखते हुए हमें और बहुत ही चीज़ें हैं जो साथ साथ पता चलती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि लेट्स सपोज दैट कि हमारे पास टाइम जो था O से B तक जो है वो हमने कंसीडर किया था। टाइम T को हम मेंशन कर रहे थे OB लाइन के साथ, लेकिन जब ऑब्जर्व करें तो A से C तक का जो डिस्टेंस है ये भी इक्वल था OB के, यानी कि AC इक्वल है OB के, और OB किसके इक्वल था, टाइम के। तो इसका मतलब है कि टाइम हम दोनों की जगह पर लिख सकते हैं। सेकेंडली O से लेके जब ऑब्जेक्ट ओरिजिन से किसी एक स्पेसिफिक वेलोसिटी तक पहुंचता है बेटे तो उसकी ये इनिशियल वेलोसिटी है O से A तक। अब O से A तक का डिस्टेंस और B से C तक का जो डिस्टेंस है ये भी इक्वल है। तो इसका मतलब ये है कि हम इसको भी इनिशियल वेलोसिटी कह सकते हैं और इसको भी इनिशियल वेलोसिटी कह सकते हैं। फिर सेकेंडली अगर देखा जाए कि हमारा ऑब्जेक्ट इस इनिशियल वेलोसिटी से स्टार्ट करते करते आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज कर रही थी अपनी वेलोसिटी को ऑब्जेक्ट, तो हमने फिर ये ऑब्जर्व किया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमारी टोटल वेलोसिटी है ये कहलाएगी फाइनल वेलोसिटी। क्लियर? यानी कि इनिशियल से ही स्टार्ट करके फाइनल तक ये हमारी फाइनल वेलोसिटी है। और चेंज हमें क्या मिला, यहां पर मैंने AT के साथ मेंशन किया। AT एक्चुअली ये है हमारे पास कि इस VI और इस VF तक जाते जाते हमारे पास ये जो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन था, जो हमारे पास चेंज आ रहा था, यानी कि गेन इन स्पीड था, आहिस्ता आहिस्ता स्पीड बढ़ रही थी। तो ये जो गेन इन स्पीड है उसको बेटे हमने यहां पर मेंशन किया AT के साथ। अब हमने हर एक लाइन को पॉइंट्स के साथ मार्क कर लिया, जैसे OA लाइन और इट्स अदर नेम इज VI इनिशियल वेलोसिटी। अच्छा, इसी तरह हमने एक चीज़ सिर्फ और सिर्फ जो है वो अभी तक मिस की है, वो है हमारे पास एरिया। और एरिया किस तरह से, टोटल एरिया या टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ पर टाइम के अकॉर्डिंग तो हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा था, वर्टिकली स्पीड उसकी मूव कर रही थी ना, इंक्रीज कर रही थी। तो अब यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट ने टोटल डिस्टेंस कवर किया वो हमेशा इस एरिया से मिलेगा जो इस वक्त हमने शेड के साथ जो है उसको मार्क कर दिया। तो एरिया शेडेड जो है हमारे पास वो किस चीज़ को शो करेगा, कवर डिस्टेंस को। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसकी ये सारी की सारी डिटेल जो आपकी डायग्राम है, इस डायग्राम को आपने बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखना है। इसी डायग्राम को आपने एक्सप्लेन करना है और इसकी एक्सप्लेनेशन किस तरह से की जा सकती है ये भी मैंने आपके सामने बोर्ड पर मेंशन कर दिया। लेट्स सी, बहुत ही सिंपल सी कंक्लूडेड जो है वो मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन मेंशन की है बेटे। कंसीडर अ बॉडी मूविंग विद द इनिशियल वेलोसिटी। एक ऑब्जेक्ट जो है वो इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रहा है। सेकेंडली, इनिशियल वेलोसिटी किस तरह से रिप्रेजेंट की जाएगी, VI से, इन अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि हम पॉइंट आउट कर चुके हैं पहले से, हमारी अजम्पशन है इन अ स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। सेकंड अजम्पशन को मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया।
अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या था a, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की जो स्ट्रेट लाइन है वो हमारे पास ये है जो स्लोप के साथ मेंशन की गई है। इट्स वेलोसिटी बिकम्स vf, किसी ना किसी फाइनल पोजीशन पर जाकर उसकी वेलोसिटी जो है वो ख़त्म तो होगी या रुकेगी या चेंज आएगा उसके अंदर, तो वो फाइनल vf। अच्छा, ये इनिशियल से फाइनल तक कहाँ कैसे गया, कुछ ना कुछ टाइम भी लगा होगा, और वो जो टाइम हमें लग रहा है स्टूडेंट वो है टाइम t। नाउ द मोशन ऑफ अ बॉडी इज डिस्क्राइब्ड बाय, अब जो ऑब्जेक्ट की मोशन है उसको डिस्क्राइब किया गया किसकी मदद से, स्पीड टाइम ग्राफ की मदद से। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी, डिस्क्राइब्ड बाय द स्पीड टाइम ग्राफ। एंड फाइनल जो हमारे पास इंपॉर्टेंट की पॉइंट था जो मैंने लास्ट में आपके साथ शेयर किया स्टूडेंट, वो ये कि हमारे पास जो टोटल डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इज शोन बाय शेडेड एरिया। और शेडेड एरिया क्या है स्टूडेंट्स, OABCBO, इसके दरमियान जितना एरिया है वो सारा का सारा शेडेड है। तो ये हमारा टोटल कवर्ड डिस्टेंस जो है वो बन जाता है। अच्छा, अब अपनी इन तीन इक्वेशन ऑफ मोशंस के अंदर आज वाली इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने सिर्फ और सिर्फ इस एक्सीलरेशन के लिए डेरिवेशन करनी है। फर्दर जो हमारी सेकंड और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होगी, उस सेकंड और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर हमने ये जो कवर्ड डिस्टेंस है शेडेड एरिया से जिसको हमने मार्क किया था, हम उसको फाइंड आउट करेंगे। और इसको फाइंड करने के लिए इस कवर्ड एरिया को हमारे पास दो मेथड हैं, ठीक है, वो हम अपने इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन के अंदर साथ साथ उसको डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, अब आपसे जब भी ये लॉन्ग क्वेश्चन इन तीनों में से, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्टली हर साल इन तीन इक्वेशन ऑफ मोशंस के अंदर से एक इक्वेशन ऑफ मोशन लाजमी तौर पर बोर्ड के पेपर के अंदर आती है, तो इसके अंदर हमने डिटेल लिखनी क्या है, किस तरह से हमने इसको रिप्रेजेंट करना है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो अक्सर बच्चे मिस कर जाते हैं, जिसकी वजह से कोई ना कोई एक आध मार्क्स जो है वो उनका डिडक्ट हो जाता है, वो क्या है, इस चीज़ को भी ज़रा अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। स्टूडेंट, सबसे पहले नंबर पे तो आपने इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में बताना है कि है क्या, ठीक है। सेकेंडली, ये मोस्टली हम लोग लीनियर से रिलेटेड डिस्कस करते हैं। अगर हमने इनको एंगुलर में, फ्री फॉल में, ग्रेविटेशनल में, किसी और चीज़ के अंदर चेंज करना हो तो फर्दर इन्हीं इक्वेशन ऑफ मोशंस को हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम इनको सिर्फ और सिर्फ लीनियर के लिए ड्राइव आउट करते हैं। तो सबसे पहले आपने क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त हमेशा आपने एजम्पशंस लिखनी है, फिर एक्सप्लेनेशन, उसके बाद आपने स्टूडेंट्स डायग्राम एक साइड पर बना देनी है। कोशिश ये किया करें कि जो डायग्राम है वो दरमियान में पेज के अलग से मत बनाएं, आप उसको एक्सप्लेनेशन के साइड पर इधर साथ साथ एक्सप्लेनेशन लिखी जा रही है और साथ साथ इधर डायग्राम बन गई हो, ताकि पता चले कि आप इसी डायग्राम को यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं। इस तरह से आपने उसको बना देना। इसके बाद जो स्टूडेंट मिस करते हैं बच्चे पॉइंट, वो है ये स्टेटमेंट कि आप जो इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड आउट कर रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, उसमें आप फाइंड करना क्या चाहते हैं, आप किस चीज़ को डिस्क्राइब करना चाहते हैं। तो स्टूडेंट, हमारी आज की जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है उसके अंदर हमने किस चीज़ को एक्सप्लेन करना है कि स्लोप ऑफ द लाइन ए बी, ये जो ए बी लाइन की स्लोप है, इट गिव्स द एक्सीलरेशन ऑफ अ बॉडी, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट का, बॉडी का एक्सीलरेशन प्रोवाइड करेगा। क्यों एक्सीलरेशन प्रोवाइड कर रहा है? क्योंकि हमने ऑब्जर्व किया इस चीज़ को कि इनिशियल से फाइनल वेलोसिटी की तरफ हमारा ऑब्जेक्ट किसी ना किसी तरह मूव कर रहा है और कॉन्टिन्यूसली अपनी वेलोसिटी को विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या कर रहा है, एनहांस या इंक्रीज करता चला जा रहा है। तो ये चेंज ऑफ वेलोसिटी ही को हम इनडायरेक्टली एक्सीलरेशन भी कहते हैं। तो हमने उसी को जो है वो आज फाइंड आउट करना है। अच्छा, अब स्टूडेंट, क्योंकि दो बातें मैं आपसे पहले भी कर चुका हूं कि हम हमेशा जब भी स्लोप लाइन बनेगा तो दो चीज़ें अपने माइंड में रखेंगे कि हमने इसको इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना है, और यहाँ पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ की जा सकती है वो कौन सी है, टेंजेंट थीटा। कौन सी हो सकती है, टेंजेंट थीटा। तो इसी के अकॉर्डिंग जो है वो हम अपनी वैल्यू को फर्दर ड्राइव आउट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास बेटे आएगा स्लोप ऑफ लाइन। ये स्लोप ऑफ लाइन कौन सी है, ए बी, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए, और ये ए किसके बराबर होगा, ये जो स्लोप ऑफ लाइन है, क्योंकि मैंने ये कहा कि ये टेंजेंट थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक के इक्वल है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर जब ट्राइंगल को सॉल्व करना चाह रहे हो तो उसमें आपकी टेंजेंट थीटा बराबर होती है परपेंडिकुलर ओवर बेस की। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस के अकॉर्डिंग स्टूडेंट अब हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे परपेंडिकुलर ओवर बेस, वेयर एज ए इज इक्वल टू ए बी एंड इट इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर क्या है स्टूडेंट आपके पास, सी बी या बी सी आप लिख सकते हैं इसको, ओवर बेस क्या है,
ए सी। अब क्योंकि आपको पता है कि ए सी और ओ डी ओ डी जो है ये आपके पास सेम है, तो इसका मतलब ये है कि अब आप क्या करेंगे, ओ डी भी मेंशन कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि ए सी और ओ डी सेम है, तो आप ए सी की जगह पर रिप्लेसमेंट ला सकते हैं इस तरह से पॉइंट आउट करके कि भाई ए सी इज ऑल्सो इज इक्वल टू ओ डी। तो अब यहां पर अगर आप देखें, क्योंकि ए बी ए के इक्वल है, हम बार बार ए बी नहीं लिखेंगे। अच्छा, सी बी ओवर ए सी की जगह पर हमने क्या कहा, क्या लिखेंगे, ओ डी। अच्छा, ये तो हमने लाइंस मेंशन कर दी। अब क्योंकि हमने लाइंस के जो नेम सब्स्टिट्यूट किए हुए हैं, हम वो डायरेक्टली पुट कर देंगे। तो लेट्स सी दैट कि सी बी और ओवर ओ डी। अच्छा, ओ डी की जगह पर तो हम लिख देते हैं टाइम, लेकिन सी बी को समझने के लिए या यहाँ पर चेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक और टैक्टिक्स यहाँ पर यूज करते हैं। वो क्या, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, अगर मैं कहूँ कि ऑब्जेक्ट ओ से लेकर ए तक जो है वो क्या है, वी आई, और ओ से लेकर यहां बी पॉइंट तक ये क्या है टोटल, वी एफ। क्या है, वी एफ। ऐसे ही है ना, हमने सिर्फ इस चीज को रिप्रेजेंट करना है। अब आपके पास दो तरीके हैं। क्या, पहला ये कि आप डायरेक्टली कह दें कि सी बी, जो हमने यहां पर ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, लेकिन ऑन अदर हैंड आप यहां पर ये चीज भी यूज कर सकते हैं कि अगर हम पूरी लेंथ यानी कि डी बी में से सी डी को निकाल दें तो भी हमारे पास सी बी ही बचता है। यानी सी बी को लिखने के लिए एक और पैटर्न क्या बनता है हमारे पास कि डी बी माइनस डी सी। जब आप डी बी वाली लेंथ जो है, इस डी बी पूरी लेंथ में से ये वाली लेंथ निकाल देंगे तो सिर्फ और सिर्फ ये वाली लेंथ बचती है सी बी तक। ऐसे ही है ना, तो इसका मतलब दिस इज ऑल्सो इज इक्वल टू सी बी। तो सी बी किसके इक्वल है, डी बी माइनस डी सी के। तो हम इसी चीज को यहां पर रिप्लेस कर रहे होते हैं। सो लेट्स सी कि हम यहां लिख देते हैं डी बी माइनस डी सी। नेक्स्ट, अब हम इनकी फर्दर क्वांटिटीज, हमेशा आपने ऐसे ही करना है कि सबसे पहले नंबर पे आप लाइंस लिखेंगे, लाइंस के नेम के बाद आपने उनका जो है वो जो सब्स्टिट्यूटेड नेम है वो आपने रिप्लेस करना है वहां पर। तो डी बी हमारे पास किससे रिलेटेड है स्टूडेंट, डी बी कंप्लीटली रिप्रेजेंटेड बाय द वी एफ, और डी सी ये जो स्मॉल लेंथ थी ये किस चीज को शो करता है, इनिशियल वेलोसिटी को। ओ डी इज ऑलरेडी मेंशन्ड बाय टी, सो जस्ट सेपरेट इट एंड मेक इट पॉजिटिव। ए टी, टी यहाँ डिवाइड था, दूसरी तरफ मल्टीप्लाई, वी एफ माइनस वी आई। यहां तक अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये आपको ऑलरेडी एक्सीलरेशन का फॉर्मूला बन चुका है जो हम यहां पर पहले भी पढ़ चुके हैं, और इसी की मदद से हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बनती है। तो आपको अगर एक्सीलरेशन का सिंपल फार्मूला आता हो तो आप आसानी से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को भी याद रख सकते हैं। टी यहां पर स्टूडेंट मल्टीप्लाई करना है और यहां से एक वैल्यू को वी आई जो नेगेटिव है इस तरफ शिफ्ट करके पॉजिटिव कर देना। सो ए टी प्लस वी आई इज इक्वल टू वी एफ। सो दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन एंड इट कैन बी रीड एज वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी और ए टी प्लस वी आई। हम दोनों तरह से इसको पढ़ सकते हैं। कॉमन चीजें क्या है स्टूडेंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड में से कोई भी इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाए, दो चीजें तो सेम है। क्या, एजम्पशंस भी सेम है, एक्सप्लेनेशन भी सेम है, डायग्राम भी सेम है। आपको इन्हें चेंज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपने जो डेरिवेशन है उसका मेथड और उसका पैटर्न ध्यान में रखना है। अगर आप उसको सिर्फ याद कर लें तो आपके ये तीनों लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसानी के साथ आपको याद हो सकते हैं। नेक्स्ट लेक्शन के अंदर इंशाल्लाह हम अपनी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को सॉल्व आउट करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।